पिछला पेज कौन सा था? अच्छा, लंच के पहले डायरेक्ट टैक्सेस डीटी था क्या? सागर सर का? ओके ओके। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन। तो बेटा हम कल पढ़ रहे थे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। बेटा कंपनी कौन सी? जिस पर एस एप्लीकेबल है, जिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। और एस किस कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं? जो कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है और उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है। ठीक है बेटा, उसके हमने देखा था बैलेंस शीट में हम एज एट वर्ड यूज करते हैं, एज ऑन की जगह एज एट। दूसरा, हेडिंग में अब लाइबिलिटी वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। और रीजन आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं। पहला उसमें शेयरहोल्डर फंड, जिसमें कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर करंट लाइबिलिटी। ये पढ़ लिया था। अब हम आते हैं असेट साइड पर। अब आते हैं असेट साइड। असेट साइड पर आते हैं। असेट में नंबर 1 कौन सी? नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट। बेटा सबसे पहले असेट में नॉन करंट आती है और फिर करंट असेट आती है। इसके पीछे भी लॉजिक है कि नॉन करंट और करंट में क्या फर्क है। आप जानते हैं किस असेट में, मतलब कौन सी असेट ज्यादा लॉन्गर पीरियड तक रहेगी? नॉन करंट। कौन सी कम पीरियड के लिए रहेगी? करंट। तो ठीक है, नॉन करंट असेट मतलब वो असेट जो जल्दी ही रियलाइजेबल नहीं है। आ जाइए बेटा। नॉन करंट असेट मतलब जिससे मनी जल्दी रियलाइज, जैसे कि आपने लिखा नॉन करंट असेट, पहले सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? असेट साइड में सबसे पहले कौन सी? नॉन करंट असेट। क्या मैं भी फॉर्मेट लिखूं या आप लिख लेंगे? एक तो मैं सामने लिखा हुआ दिखा रहा हूं, फिर या तो मैं खुद लिखते जाऊं। चलेगा लिखा हुआ दिखा दूं? इतना इजी है कि मैं क्या लिखूं इसमें। पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बहुत काम आने वाला है। नॉन करंट असेट, बेटा ये वो असेट है जो जल्दी ही रियलाइजेबल नहीं है। ऑनलाइन भी लिख लें। नॉन करंट असेट इसमें सबसे पहले पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको ऐसा करते हैं, ऐसे कर दो बस। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन, ये होती है टेंजिबल। ये होती है कौन सी? टेंजिबल असेट। पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल, और नीचे उसके क्या लिखा है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिर अदर नॉन करंट असेट। ये लिख लो, चालू फिर एक बार समझाता हूं मैं।
देखिए बेटा, लिख लिया आपने। पहली बात, हम असेट कौन सी देख रहे हैं बेटा? नॉन करंट, जो करंट नहीं है। करंट नहीं है मतलब जिससे हम, बेटा करंट असेट कौन सी होती है? रियलाइजेबल विद इन ए ईयर। जो जल्दी ही रियलाइज हो जाए वो करंट, और जल्दी ही रियलाइज ना हो वो नॉन करंट। तो ये वो नॉन करंट है जो जल्दी रियलाइज नहीं होगी, जैसे कि पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बेटा इसमें सब फिक्स्ड एसेट आती है, मशीनरी, बिल्डिंग, गाड़ियां, व्हीकल्स, सब इसमें आता है। इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सारी फिक्स्ड एसेट आती है जो टेंजिबल है। बिल्डिंग दिखाई देती है, फर्नीचर दिखाई देता है, प्लांट मशीन दिखाई देती है, गाड़ियां व्हीकल्स दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? टेंजिबल। वो सब किस में आएगी? पीपी में। इसके लिए बेटा S10 आता है, पढ़ेंगे S10। फिर आता है इंटेंजिबल। बेटा इंटेंजिबल असेट क्या समझते हैं? इंटेंजिबल वो असेट जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते, वो होती है इनटेंजिबल असेट। बेटा गुडविल, गुडविल कौन सी असेट है? इंटेंजिबल। पेटेंट कौन सी असेट है? इंटेंजिबल। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? इंटे क्या हम गुडविल एक साल में वसूल, एक साल में गुडविल का पैसा वसूल हो जाएगा? क्या गुडविल से मनी एक साल में मिल जाएगी? नो। कोई गुडविल एक साल में बेचकर पैसा ले लेंगे? नो। गुडविल बेचने के लिए होती भी नहीं है। तो गुडविल भी लॉन्ग टर्म असेट है, वो भी नॉन करंट है, तो वो सब इंटेंजिबल में आएगी। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेटा दो तरह के होते हैं, नॉन करंट भी होते हैं और करंट भी होते हैं। यहां भी आएंगे, नीचे भी आएंगे, यहां लिखना रह गया, आएंगे। इन्वेस्टमेंट इसमें भी, करंट असेट में भी आएंगे, पर अभी तो यहाँ हाँ कैश एंड कैश इक्विवलेंट, ठीक है। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट जो हमें जल्दी बेचने का इरादा, जो इन्वेस्टमेंट हम अभी बेचने वाले नहीं है, जल्दी बेचने का इरादा नहीं है, वो कौन से होंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल थोड़े मतलब आपके लिए नए होंगे। बेटा इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की दो तरह की, करंट और नॉन करंट। जो जल्दी ही बेचने का इरादा है वो करंट, और जो जल्दी बेचने का इरादा नहीं है वो नॉन करंट। अब समझिएगा बेटा इसको एग्जांपल से। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा बिजनेस चलता है यूजुअली दिवाली पर। और दिवाली कब आती है? अक्टूबर नवंबर में आती है। अभी तो ठंडी चल रही है, विंटर है, फिर समर आएगी, समर के बाद रेनी सीजन आएगा, उसके बाद क्या आएगी? तो अभी 4 से 6 महीने मेरे पास कोई बिजनेस धंधा नहीं है। 4 से 6 महीने बाद मेरा बिजनेस शुरू होगा, तो मेरे पास जो मनी रखी है बिजनेस में वो अभी आइडल है, वो कहीं काम नहीं आ रही, वो काम आएगी अक्टूबर में। तो मेरे पास जो बैंक अकाउंट में आइडल मनी रखी है, करंट अकाउंट में मनी फालतू रखी है, और करंट अकाउंट पे ब्याज भी नहीं मिलता, उस मनी को मैं करंट में रखा रहूं या टाइमिंग कुछ समय के लिए उससे कहीं इन्वेस्ट कर दूं? क्या करूं? करंट में रखा रखूंगा तो ब्याज नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या किया? उस आइडल फंड को लगा दिया 4% गवर्नमेंट बॉन्ड में, 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो अब क्या होगा? मुझे उस मनी पर 4%, 5% से मुझे ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे 4-5% ब्याज पर, बताइए वो इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक रखूंगा या अक्टूबर के पहले पहले बेच दूंगा? अक्टूबर के पहले बेचकर मनी ले लूंगा और उस मनी को बिजनेस में लगा दूंगा अक्टूबर में। तो वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने लिए हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड, सिल्वर बॉन्ड, जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, वो कौन से इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? अब आप डिसाइड कर लो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। कब बेचने का इरादा है? विद इन ए ईयर या आफ्टर 1 ईयर? विद इन ए ईयर बेचने का इरादा है तो ये क्या हो गए? शॉर्ट टर्म। तो उसको हम कहेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। वो कहाँ आएंगे? करंट इन्वेस्टमेंट में आएंगे, वो आएंगे करंट इन्वेस्टमेंट में आएंगे। लेकिन वो करंट है, विद इन ए ईयर वो रियलाइजेबल है, एक साल में उसे बेचने का इरादा है, तो आएंगे वो नीचे करंट इन्वेस्टमेंट में, करेक्ट। लेकिन मैंने
मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है, इस प्रॉफिट से मैं 2 साल बाद बिल्डिंग बनवाऊंगा। मेरे पास पैसा रखा है, वो पैसा मैं 2 साल बाद कहाँ, बिल्डिंग बनाने में 2-3 साल बाद यूज में लूंगा। तब तक के लिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, मेरे पास मनी फालतू रखी थी, किस इरादे से ली कि 2-3 साल, 3 साल की एफडी करवा ली। एफडी में ब्याज ज़्यादा मिलता है, जितनी लंबे समय की एफडी हो ब्याज की रेट। मैंने 3 ईयर की एफडी करवा ली, तो एफडी क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। अब एफडी कौन सा है, कब उसको मैं रियलाइज करूंगा, कब एफडी को से मनी रिकवर होगी, 3 साल बाद। तो वो एफडी कौन सी होगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद रियलाइजेबल है वो नॉन करंट, और जो जल्दी ही रियलाइजेबल है वो करंट। मैंने एग्जांपल बहुत ही मतलब लोअर लेवल के दिए हैं। यदि अपर लेवल एग्जांपल देखूं, इसी में कौन सा इन्वेस्टमेंट नॉन करंट होगा, क्योंकि अब आपका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। मैं ए लिमिटेड हूं, एक कंपनी है सामने, मेरे सामने बी कंपनी। मैं चाहता हूं कि उस बी कंपनी पर अपना नियंत्रण ले लूं, उस पर अपना कंट्रोल एक्वायर कर लूं। तो मैंने उस कंपनी के, क्यों उस पर कंट्रोल ले लूं, वो और हम एक ही बिजनेस में हैं, उस पर मेरा नियंत्रण आ जाएगा तो हमारा कॉम्पिटिटर खत्म हो जाएगा, वो मेरी कॉम्पिटिटर है। तो मैंने उस कंपनी के 70% शेयर खरीद लिए, उस बी कंपनी के 70% शेयर खरीद लिए। तो वो बी कंपनी की मेरी क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। मैं हो गया होल्डिंग और वो हो गई सब्सिडी कंपनी। वो जो मैंने 70% शेयर खरीदे हैं, शेयर्स इन बी, वो मैंने खरीदे हैं उसको अपनी सब्सिडरी बनाने के लिए। अब वो मेरी बन चुकी है सब्सिडरी। अब वो हम मिलकर काम करेंगे मार्केट में, अब हमारी मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में। हम मार्केट में 2 ही कंपनी थे, मैं और वो, अब हमारी मोनोपोली होगी। तो वो मैंने जो शेयर खरीदे, शेयर्स इन बी, शेयर्स इन बी जो खरीदे वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट में जल्दी ही बेच दूंगा, ये लंबे समय, वो मैंने उसको जो सब्सिडी बनाया है कोई 2-4 महीनों के लिए या फॉर ए लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर पीरियड में मैंने उसको अपनी कंट्रोल बनाए रखनी है। तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो वो कहाँ आएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएंगे। ठीक है बेटा। अदर नॉन करंट असेट, और कोई है असेट नॉन करंट, तो यहां आ जाएगी। अब करंट असेट, करंट असेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड बैंक, अदर करंट असेट। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड इक्विवेलेंट मतलब कैश एंड बैंक, अदर करंट असेट। इन्वेंट्री आप समझते ही हो, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सब आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में मतलब डेटर प्लस बी आर, डेटर प्लस बी आर। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या होता है, लोन्स एंड एडवांसेस जो कम समय के लिए है, करंट असेट में आ रहा है लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे कि मैं कंपनी हूं, मेरा एक एम्प्लॉय है, उसको, देखिए मेरा काम लोन देना नहीं है, मैं फाइनेंस कंपनी नहीं हूं, पर मेरे एम्प्लॉय को जरूरत पड़ी, मैंने उसको 2 महीने के लिए उधार दे दिया, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। लोन पर देना मेरा धंधा नहीं है, मैं फाइनेंस कंपनी नहीं हूं, तो फिर भी मैंने लोन दिया है एम्प्लॉय की हेल्प के लिए, तो वो क्या हो गया, कोई लंबे समय के लिए दिया गया 2-4 साल के लिए, नो, तो वो क्या हो गया, लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन। एडवांसेस, सप्लायर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा बिजनेस है, ये चाय पत्ती होती है, टी लीव्स,
वो उसको मैं प्रोसेस करता हूँ, पैक करता हूँ और मार्केट में एक ब्रांड के नाम से बेचता हूँ। टी, चाय पत्ती बेचता हूँ अपने ब्रांड से। उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल खरीदना कहाँ से पड़ता है? कहाँ पास में? महू से, देवास से, धमनोद से? कहाँ से? टी एरियाज होते हैं, टी स्टेट होते हैं। ऑनलाइन, ऑनलाइन बताओ, चाय पत्ती का रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदूं? महू, देवास, धामनोद, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, कहाँ से खरीदूं? ऑनलाइन वाले सब सोए हुए हैं। तो आसाम, आपको एक ही नाम पता? आसाम, दार्जिलिंग है, डिब्रूगढ़ है। दार्जिलिंग, आसाम, डिब्रूगढ़, ये टी स्टेट है। वहाँ पहाड़ों पे चाय पत्ती होती है, मैदान पे नहीं होती है। अब चाय पत्ती वहाँ बहुत होती है, लिमिटेड होती है? लिमिटेड ही होती है। अब मुझे वहाँ चाय पत्ती खरीदना है तो मैंने सप्लायर को बोल दिया कि देख, तेरे पहाड़ पे जो चाय पत्ती होगी, वो जो चाय पत्ती तू प्रोड्यूस कर रहा है, जब भी क्रॉप आएगी तो किसी को नहीं बेचेगा, बल्कि मुझे ही बेचेगा, मेरे अलावा किसी को नहीं बेचेगा। उसके लिए तू ये 10 लाख रुपए पकड़। तो ये 10 लाख रुपए जो दिया वो क्या हो गया? एडवांस टू सप्लायर। ये लॉन्ग टर्म तक एडवांस रहेगा या जल्दी ही परचेज से एडजस्ट हो जाएगा? जल्दी ही परचेज से। जैसी क्रॉप आएगी, उसकी क्रॉप आई 40 लाख की, तो मैं क्या करूंगा? 10 लाख दे रखा है, 40 लाख में से 30 लाख दे के खरीद लूंगा, तो 10 लाख एडवांस जल्दी ही एडजस्ट हो जाएगा। तो एडवांसेस टू सप्लायर कौन सी असेट है? करंट असेट। लोन्स टू एम्प्लॉय कौन सी असेट है? करंट असेट। तो लोन्स एंड एडवांसेस भी कौन सी है? करंट असेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक, कैश एंड हैंड एंड बैंक बैलेंस भी इसी में आएगा। अदर करंट असेट, बहुत सारी अदर करंट असेट, जैसे कि अदर करंट असेट जैसे कि जो ऊपर नहीं आई, पर जैसे एग्जांपल कुछ दे सकते हैं? एग्जांपल आप अदर करंट असेट का, अदर करंट असेट का कोई एग्जांपल? स्टॉक मार्केट में बेटा वो शेयर ट्रेडिंग वाला, हमारी जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, अभी हमें मान के चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, उसका बैलेंस शीट अलग बनता है लगभग। मतलब बैलेंस शीट अलग तो क्या, उसके आइटम ही अलग होते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी के। हम तो एक ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ईशांत, जसूजा, प्रीपेड एक्सपेंसेस सही बोला ना? प्रीपेड, हमने रेंट एडवांस दे रखा है, अगले साल का रेंट अभी दे दिया, तो ये क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंस। ये 1 महीने बाद ही एडजस्ट हो जाएगा, तो ये कहाँ आएगा? अदर करंट असेट में। सही है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम भी पूर्वी और मुबिशरा शकील ये बोल रहे हैं कि एडवांस अक्रूड इनकम सही है। अक्रूड इनकम जैसे कि मेरे पास गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड मेरे इन्वेस्टमेंट है, उस पर मुझे ब्याज मिलना बाकी है, ब्याज मिलना बाकी है, तो ये क्या हो गया? अक्रूड इनकम। वो भी करंट असेट में आएगी, अदर करंट असेट में आएगी। करेक्ट है। ये है करंट असेट्स। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, एक वो फॉर्मेट जो बहुत डिटेल तो नहीं है, पर जो आपके काम का है, जो आपके काम का है। ठीक है। अच्छा अच्छा, समझते हैं आप? ये बैलेंस शीट के बाहर क्या आती है? कॉन्टिंजेंट। बैलेंस शीट के बाहर आती है कॉन्टिंजेंट। अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी समझना भी बहुत जरूरी है, जस्ट फॉर ए नॉलेज। देखिए, शुरुआत में आपकी और स्टूडेंट की और टीचर की ट्यूनिंग होना जरूरी है। वो ट्यूनिंग होने के लिए हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत होगी। यस, लेकिन काम का सब कुछ है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। देखिए बेटा, जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में है, जो बैलेंस शीट में दिखाई गई करंट और नॉन करंट, ये तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी का अकाउंटेंट, आप कंपनी के शेयर होल्डर, या आप कंपनी के सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो कंपनी को, या तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, या कंपनी के आप सप्लायर जो कच्चा माल देते हो, या आप कंपनी के बैंकर हो जो कंपनी को लोन देते हो, बैंकर हो, फाइनेंसर हो, कस्टमर सप्लायर हो, या शेयर होल्डर हो। आपके लिए
कंपनी की जो लाइबिलिटी लिखी है बुक्स में वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो बुक्स में नहीं लिखी है पर कंपनी पर आ सकती है वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लाइबिलिटी जो बुक्स में है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंपनी पर लाइबिलिटी अभी रही है पर फ्यूचर में वो लाइबिलिटी भी आपको जानना निहायत ही जरूरी है। जैसे कि आप सोचिए, आप फाइनेंसर हो, आप कंपनी को लोन देते हो, आपने कंपनी को लोन दे रखा है, वो आपका लोन चल रहा है ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या आपके लिए ये जानना जरूरी है कि नहीं कि कंपनी में कोई यदि फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आ गई तो आपका जो लोन है जो आपने दिया है वो खतरे में आएगा कि नहीं आएगा? यदि कंपनी पर फ्यूचर में कोई नई लाइबिलिटी आ गई तो आपका लोन जो आपने दे रखा है वो खतरे में आएगा कि नहीं आएगा? कंपनी पर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी आपका लोन चुका पाएगी, फिर क्या? तो उस केस में आपको भी ये जानने का हक है कि कौन कौन सी लाइबिलिटी कंपनी पर है नहीं पर फ्यूचर में आ सकती है। यदि आप शेयर होल्डर हैं तो भी आपको जानने का हक है कि कंपनी में कौन कौन सी लाइबिलिटी आ सकती है। क्यों? यदि कंपनी में फ्यूचर में लाइबिलिटी आ गई जबरदस्त फ्यूचर में, तो आपके शेयर्स की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? आपको घाटा होगा कि नहीं होगा? तो उस केस में आपको भी जानने का हक है कि कौन कौन सी लाइबिलिटी फ्यूचर में आ सकती है। वो लाइबिलिटी जो अभी है नहीं, अभी कंपनी ने उसको अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं किया है, बुक्स में वो नहीं है, पर फ्यूचर में अराइज हो सकती है, वो जानने का हक है शेयर होल्डर को, फाइनेंसर को, रॉ मटेरियल सप्लायर को। मान लो आप कच्चा माल सप्लाई करना चाहते हैं कंपनी को, आप उधार माल सप्लाई करोगे 3 करोड़ का माल लेके फंस सकते हो नहीं फंस सकते हो? आपने 3 करोड़ का माल कंपनी को सप्लाई कर दिया और कंपनी ने आपका पेमेंट अटका दिया तो आपके 3 करोड़ का घाटा होगा कि नहीं होगा? तो फिर उस केस में आप जानना चाहोगे कि जिस कंपनी को हम रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उधार, उस पे फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आ सकती है, या जो लाइबिलिटी है वो तो दिख रही है, वो तो बैलेंस शीट देख लोगे, पर जो आ सकती है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो वो लाइबिलिटी जो बुक्स में प्रोवाइड फॉर नहीं की गई, बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं की गई, बुक्स में नहीं ली गई, लेकिन जो लाइबिलिटी कंपनी पर आ सकती है उसको भी डिस्क्लोज करना आवश्यक है। वो बैलेंस शीट के बाहर दिखाई जाती है बाय वे ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, संभावित दायित्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, हिंदी में संभावित दायित्व। वो बैलेंस शीट के बाहर शो किए जाते हैं। तो अभी तो मैंने बताया कि क्यों शो की जाती है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब उसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो भी आपको लिखना चाहिए। मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझा दूं, फिर आप लिखेंगे। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो आज रिपीट करते हैं इसमें फिर से। सूट या क्लेम फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी बट नॉट acknowledged as debt by the company, not acknowledged as debt by the company, जिसको कंपनी ने भी एक्नॉलेज नहीं किया मतलब स्वीकार। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी बट नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट बाय द कंपनी। समझिएगा इसको क्या हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक रेस्टोरेंट है, वो कंपनी है, एक कंपनी क्या चलाती है? रेस्टोरेंट। उसमें 4 लोग आए, 4 लड़के आए, उन्होंने खाना खाया और उनका बिल बना 6,000 खाने का। वो बिल देना नहीं चाहते, उन्होंने क्या करा? कागज में से एक कॉकरोच निकाली और निकाल कर खाने में मिला दी। आधा खाना खाया, पौन खाना खाया, पहले खा लिया और बाद में खाने मिला दी, और बोलने लगे कि आपके कॉकरोच, आपके खाने में कॉकरोच निकली। उसका वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिया। अब चक्कर ये है कि यदि वो रेस्टोरेंट उनको फ्री ना करे तो बोलेंगे वो हम इसको क्या करेंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तो कैंटीन की सेल, उस रेस्टोरेंट की सेल कम हो जाएगी। ऐसा करके कोई विवाद हुआ। अब जो भी हो, रेस्टोरेंट ने उनकी बात नहीं मानी कि हमारे खाने में कॉकरोच हो ही नहीं सकती, और कंपनी ने उसका खाना फ्री नहीं किया, उनसे पैसे 6,000 वसूल
किए, उन लोगों ने कंपनी पर सूट फाइल कर दिया, कंपनी पर सूट फाइल कर दिया। अब 31 मार्च को अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। अब कंपनी को उन्हें 6,000 वापस करने पड़ सकते भी हैं और नहीं भी। यदि कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आ गया 4 लड़कों के, तो फिर कंपनी को 6,000 रुपए प्लस दूसरे एक्सपेंस मिलाकर 10-15,000 देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, कंपनी पर लायबिलिटी आ भी सकती है और नहीं भी। तो ये क्या होगी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये हो गई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कल मैंने एग्जांपल लिया था एक वर्कर का, वर्कर के हाथ पे टूट गए, उसने कंपनी से हर्जाना मांगा, पर कंपनी ने कहा कि भाई तुमने जो मतलब तुम्हें हम हर्जाना नहीं देते, हर्जाना हमारे साथ बनता ही नहीं, कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, पर वर्कर ने सूट फाइल कर दिया कि मुझे 4 लाख रुपए दिलवाया जाए, पर कंपनी ने उसे अपनी लायबिलिटी नहीं माना। तो ये क्या होगी कंपनी के लिए, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट क्लेम तो है, बट नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। कंपनी ने उसको अपना दायित्व एक्नॉलेज करना मतलब स्वीकार करना, नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, कंपनी ने उसको अपना दायित्व नहीं माना है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। तो ये क्या होगी कंपनी की, 31 मार्च को कोर्ट का फैसला नहीं आया, तो 31 मार्च को क्या है, क्लेम देना पड़ भी सकता है और नहीं भी। केस जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा, केस हार गए तो देना पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए क्या होगी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। इधर से पूर्वी रघुवंशी बता रही हैं डिसऑनर नहीं, डिसऑनर नहीं, डिस्काउंटेड। जैसे क्या आप बिल्स रिसीवल समझते हो, BR बिल्स रिसीवल समझते हो, BR क्या मानूं मैं, उसका एग्जाम्पल नहीं लूं या लूं, नहीं आता हो BR तो मैं एग्जाम्पल छोड़ दो, अभी नहीं लूं, क्योंकि मैं आपको बेसिक में कितना पढ़ाऊंगा, फिर बेसिक पढ़ाने के लिए किसी और को भेज देता हूं मैं। BR बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल रिसीवल, नहीं आता है, आता है, हाँ मैं BR थोड़ा पढ़ा सकता हूँ तुमको, BR तो पूरा अपने आप में इतिहास एक चैप्टर है कि BR बिल्स रिसीवल क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, पर उसमें बिल्स रिसीवल बिल्स पेबल नहीं पढ़े, हाँ बिल्स रिसीवल डेटर होते हैं, डेटर होते हैं, BR मतलब डेटर, बिल्स पेबल मतलब क्रेडिटर होते हैं। तो बिल्स रिसीवल मतलब अब BR तो मैं बताने से रहा, ये तो 11 की बात है, BR कहाँ पढ़ा जाता है 11 में, और फिर CA फाउंडेशन में, तो वो थोड़ा पढ़ा सकता हूँ मैं BR, लॉ में भी पढ़ा है, अकाउंट में भी पढ़ा है। तो ये बेसिक तो आपको फिर, जिनका इतना बेसिक वीक हो तो मुझे उसके लिए कोई टीचर लगाना पड़ेगा जो आपको 11 पढ़ाए, 11 के कॉन्सेप्ट पढ़ाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा दूंगा, पर फिर पढ़ना है आपको, फिर बैठना पड़ेगा, ये भी नहीं हो कि फिर बैठो भी नहीं, मैं लगा दूँ 11 का कोई टीचर जो 11 के बेसिक पढ़ाए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वगैरह। तो मेरे लिए पॉसिबल थोड़ा कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाऊँ क्या होता है। चलो मैं एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ अभी, मतलब किसी की भी सहमति नहीं मिल रही है कि किसी को आता है, तो फिर मैं वो एग्जाम्पल अभी छोड़ देता हूँ, कैसे पढ़ाऊंगा जब आपको आता ही नहीं है। तो चलो मैं सारे एग्जाम्पल अभी नहीं लेता हूँ, बस ये होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ये होती है, मैं पूरी नहीं समझा पाऊंगा, फिर अभी आपको बहुत सारी चीज़ें होती है वो समझाना संभव नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। उसमें इतनी सारी लिस्ट है, और भी है इसके अलावा, अभी तो मैंने 3-4 लिखी है, और भी होती है, ठीक है। तो अभी नहीं समझाता हूँ मैं, शायद अभी आप
आपको पता नहीं है कि क्या होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ठीक। तो फिर अभी ये नहीं बताता हूँ। क्या वाकई में फिर टीचर भेजूँ 11 के बेसिक पढ़ाने के लिए? फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन, बीआर, बिल्स पेबल। पर ये भी है कि कोई बैठेगा भी नहीं उसमें, भेजूंगा तो कोई पढ़ेगा भी नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ओके, तो फिर आपको ये सब समझ में आया होगा जो मैंने बताया, इतनी सारी बातें। बिहार का एग्जाम्पल थोड़ा होता है। तो वही तो बता रहा हूँ, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज पता हो तो फिर आगे पता होगा ना। तो आप कहाँ बोल रहे हो? सब लोग एक जना बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता, बाकी सब चुप है। इसका मतलब आपको भी डाउट है कि आता है कि नहीं आता। आप हाँ भी नहीं कर पा रहे हो और ना भी नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कैसे मान लूँ कि आता है? जब आप अ, आपका नाम क्या है आप तो ये जानते होंगे, तो हाँ करोगे ना, हाँ सर आता है। अब मैं बोला विलक्षण आते कि नहीं आता, तो सब सब चुपचाप बैठे रहोगे तो मैं तो मानूंगा नहीं आता है। और ये तो 11 का कैसे पढ़ा सकता हूँ मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल पर? ओके, चलिए तो अभी आप भूल जाइए क्वांटिटी लाइब्रेरी को। आप एक काम कीजिए, बैलेंस शीट का जो आपकी पहली है शेयर कैपिटल, क्या नोट है? नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल, उसको लिख लेते हैं अपन। लिखिए शेयर कैपिटल। नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल। नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आती है अथोराइज्ड, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या अथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में आप जानते हैं कि ये भी नहीं जानते हैं? जानते हो? आपको नहीं पता? आपका बेसिक बहुत वीक लगता है। आपको तो जरूरत है बेसिक क्लास की। नहीं आता अथोराइज कैपिटल? अथोराइज कैपिटल या तो मैं मतलब आपसे पूछूं नहीं तो बेहतर होगा, क्योंकि पूछ के तो मेरा फिर मतलब दिल खराब हो जाता है कि मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। मतलब पहले बेसिक टीचर से पढ़वाऊं फिर पढ़ाऊं अथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब। अथोराइज शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट कैन बी इशूड बाय कंपनी। इससे ज्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जब कंपनी बनती है तो लिख कर देना पड़ता है कि हम कितनी कैपिटल इशू करना चाहते हैं। यदि आपने लिख दिया 50 करोड़ और आरओसी ने परमिट कर दिया कि आप 50 करोड़ की कैपिटल इशू कर सकते हैं, तो कंपनी अब अपनी लाइफ मतलब कंपनी अब जब तक नई परमिशन ना ले तब तक 50 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल इशू, तो इट इज ए मैक्सिमम परमिसिबल शेयर कैपिटल दैट कैन बी इशूड बाय कंपनी, दैट कैन बी इशूड, वो होती है अथोराइज्ड। अथोराइज शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन भी, ये तो सिर्फ एक पेपर फॉर्मेलिटी है कि कंपनी कितनी इशू कर सकती है, तो ये सिर्फ डिस्क्लोजर की जरूरत है।
ये सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो इसमें दो होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल। और दूसरी होती है, जगह छोड़कर, प्रेफ, जैसे नाम होता है उसका नाम, जैसे 8%, 6%, 7%, ये नाम होता है उसका। 8% एग्जाम्पल लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसकी डिटेलिंग करनी पड़ती है। डिटेलिंग मान लो जैसे कि हमने के 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, ये हो गया 50 लाख। ये हो गया इन रुपीज। कंपनी 50 लाख रुपए से ज्यादा की इक्विटी केवल इशू नहीं कर सकती। प्रेफरेंस मान लो है 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, 20 लाख। बस ये लिखकर छोड़ दो, इसको बैलेंस के टोटल में नहीं लेते। ये तो सिर्फ एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकती है। अथोराइज्ड, रजिस्टर्ड, यस, अयांश कह रहा रजिस्टर्ड, ये मैक्सिमम भी सही है, ठीक है। ये है कैपिटल जो कंपनी अपनी मतलब इशू कर सकती है। इसके बाद क्या आती है, अब ज्यादा इशूड सब्सक्राइब्ड ऑब्लिक पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप, अभी हम सीधे पेड अप ले रहे हैं, जो कंपनी को प्राप्त हो चुकी है। पेड अप कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, हम सीधे पेड अप लेंगे यहां पर। जैसे कंपनी ने पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड, कंपनी ने यहां पर एक्चुअल में इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, पेड अप मतलब मेन तो पेड अप है। कंपनी ने मान लो 50,000 शेयर की परमिशन थी, कंपनी 50,000 शेयर इशू कर सकती थी, पर कंपनी ने अभी 30,000 शेयर ही इशू किए हैं। 30,000 शेयर्स एट द रुपीज। अब 100 में से कंपनी ने अभी 80 रुपए ही मांगा है, 20 अभी मांगना बाकी है। तो ये क्या हुई, 30,000 इंटू 80, 24 लाख क्या हुआ। कंपनी ने अभी शेयर होल्डर से मांगा कितना है, 100 में से 20 रुपए अभी क्या है, अनकॉल्ड। अनकॉल्ड ये कंपनी 2 साल बाद मांगेगी। तो 80 रुपए क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी हुई कॉल्ड अप, 24 लाख। 24 लाख क्या हुई, कॉल्ड अप 24 लाख। कंपनी ने 30,000 शेयर ही इशू किए हैं, उस पर प्रति शेयर 80 ही मांगा है, तो 24 लाख क्या हो गया, कॉल्ड अप। इसमें से बेटा क्या हुआ, इसमें से लेस कॉल्स इन एरियर, लेस कॉल्स इन, इसमें से अभी 50,000 मिलना बाकी है। 24 लाख कॉल्ड अप है, उसमें से 50 अभी नहीं मिला कॉल्स इन एरियर, तो मिला कितना, 23 लाख 50 है। ये कौन सी हो गई, ये कौन सी हो गई, पेड अप। ये कौन सी थी, कॉल्ड अप। 24 मांगी गई, पर 24 में से मिली कितनी, 23, तो 23 50 क्या हो गई, पेड अप कैपिटल इक्विटी वाली। फिर दूसरी कौन सी होती है, 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल। 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल। मान लो अथोराइज 20,000 है, पर कंपनी ने अभी 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 फुली पेड, 10 लाख।
ये है प्रेफरेंस कैपिटल जो कंपनी ने इशू कर दी है 10,000 शेयर, परमिशन 20 की है पर इशू भी 10 ही किए हैं, तो ये कौन सी होगी? पेड अप कैपिटल। ये होगी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। अब बेटा इसमें से एक रूल है शेड्यूल 3 का, ये जो फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर इशू किए हैं, ये जो 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसमें 7,000 शेयर इशू करके कंपनी को नगद मिली है, 7,000 शेयर इशू करके कंपनी को कैश आया है, लेकिन 3,000 शेयर्स जो इशू किए हैं कंपनी ने वो उस व्यक्ति को जिससे कंपनी ने मशीन खरीदी। तो 10,000 में से 7,000 शेयर पर तो कंपनी को नगद मिला है और 3,000 शेयर के बदले कंपनी को क्या मिला है? मशीन। तो कितने शेयर इसमें कैश में है और कितने शेयर्स इसमें अदर देन कैश है? कितने शेयर्स इन कैश है और कितने शेयर्स अदर देन कैश है? तो 7,000 शेयर तो कैश में है और 3,000 शेयर्स अदर देन कैश है। तो जो शेयर के बदले कंपनी जो शेयर इशू तो करती है पर नगद प्राप्त नहीं होता, उसको कंपनी को यहां पर नोट डालना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यहां लिखेंगे ऑफ विच 3,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर ऑफ प्लांट एंड मशीन। इसमें से 3,000 शेयर किसको इश्यू किए गए? मशीन बेचने वाले को। वेंडर ऑफ मशीन मतलब मशीन बेचने वाले को 3,000 शेयर इश्यू किए गए। तो ये है शेयर्स, ये है शेयर्स इशूड अदर देन कैश, शेयर्स इशूड other than cash, shares issued other than cash, shares issued other than cash। शेयर्स इशूड अदर देन कैश, ये आपकी आ गई टोटल पेड अप कैपिटल। कितनी हो गई? एग्जांपल है हमारा 33 लाख 50 है। ये क्या हो गई? पेड अप शेयर कैपिटल। इक्विटी पे मिलाकर ये है कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल। ये है अदर देन कैश। 10,000 शेयर में से जो शेयर्स अदर देन कैश इशू किए गए वो हाईलाइट करने पड़ते हैं, उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये है शेयर्स। मैं इसको टेक्निकल टर्म बोलने में डरता हूं अभी तो, पर जो कुछ बच्चे तो डिजर्व करते हैं उनके लिए बोल देता हूं। ये है शेयर्स इशूड फॉर ए कंसीडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स इशूड फॉर ए कंसीडरेशन अदर देन कैश। वो लिखने में मुझे डर लगता है कि अभी बच्चों के बेसिक बहुत वीक हैं, तो मैं लिखने में डरता हूँ अभी कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, डर डर के पढ़ाना पड़ता है। एक बार लग जाए कि हाँ आप लोग मतलब बेसिक क्लियर है तो मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, अच्छी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। पर अभी मैं सारी चीज़ें बताने में डर लगता है कि कम से कम अभी थोड़ा थोड़ा बता दिया जाए, बहुत डेप्थ में नहीं जाया जाए। जिस दिन आप कंफर्टेबल होंगे, जिस दिन आपका बेसिक अच्छा होगा, उस दिन जरूर मैं कर सकता हूँ। तो ये है शेयर्स इशूड फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हाईलाइट करने पड़ते हैं। इक्विटी में से थे नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, होते तो वहां भी दिखाने पड़ते। ये है रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट के टोटल में अथोराइज नहीं आती, वो एक डिस्क्लोजर पार्ट है, लेकिन जो पेड अप है वो आती है बस। ठीक है, ये था शेयर कैपिटल। फिर एक रिजर्व एंड सरप्लस। अगला नोट बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट नंबर 2 फॉर रिजर्व एंड सरप्लस लिखिए।
Note number 2 for reserve and surplus. Note number 2 for reserve and surplus. रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा इसमें एक आता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। क्या कभी आपने कैपिटल रिजर्व सुना है? क्या होता है? कुछ आइडिया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, नहीं, ऑनलाइन से भी जवाब आ सकता है। कैपिटल रिजर्व ओके। तो बेटा उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, वो होता है रिजर्व कैपिटल। और हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व की, और आप बोल रही हैं रिजर्व्ड कैपिटल की, और हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जवाब तो दिया ना आपने। कैपिटल रिजर्व मतलब क्या होता है? मेरा बिजनेस है कपड़े बेचने का, मैं बिल्कुल देहाती एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कपड़ा मतलब क्लॉथ सेलिंग मेरा बिजनेस है। यस, हाँ बेटा आप सही बोल रहे हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये हो सकता है। मेरा बिजनेस है क्लॉथ सेलिंग, मेरी कपड़े की दुकान है कंपनी की। कपड़ा बेचने से प्रॉफिट हुआ, बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, वो तो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, वो होता है। तो मेरे चार बिजनेस है, कपड़ा बेचने का बिजनेस भी है, मोबाइल बेचने का बिजनेस भी मेरा है, बर्तन बेचने का बिजनेस भी मेरा है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने का बिजनेस मेरा है। ये चार बिजनेस, इनसे यदि मैं कमाता हूं तो वो होंगे मेरे रेवेन्यू प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बिजनेस से कमाए जाते हैं वो होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन मैंने चार बिजनेस में एक बिजनेस ही बेच दिया, बिजनेस नहीं किया, मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक वाला बिजनेस किसी को बेच दिया, इलेक्ट्रॉनिक वाला बिजनेस बेच दिया, और उस बिजनेस के बेचने से मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये बिजनेस से हुआ है या बिजनेस के बेचने से? इट इज ड्यू बाय रनिंग अ बिजनेस या ड्यू टू सेल अ बिजनेस? बिजनेस का सेल कर दिया, तो बिजनेस के सेल से जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहा जाता है, उसको कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और वो ले जाया जाता है कैपिटल रिजर्व में। उसको कहते हैं यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट सभी नहीं होते बेटा, उसमें कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। जैसे मेरी एक जमीन है, मेरी एक फैक्ट्री है, तो जमीन मेरा बेचना मेरा धंधा नहीं है, पर मेरे पास एक जमीन पड़ी थी बेकार, वो बुक्स में 30 लाख की थी, उस जमीन को मैंने 55 लाख में बेच दिया, तो जमीन की सेल पर मुझे 25 लाख का प्रॉफिट हुआ। 30 लाख की जमीन 55 में बिकी, ये 25 लाख का प्रॉफिट कौन सा है? बिजनेस से या बिजनेस से नहीं हुआ, क्योंकि जमीन बेचना मेरा बिजनेस है ही नहीं। तो जमीन को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो कौन से नेचर का है, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो वो कहां ले जाया जाएगा, P&L में या कैपिटल रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में। तो जो भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं उनको ले जाया जाता है कैपिटल रिजर्व में। कुछ तो आप भी जानते हैं, जो आपने शायद पढ़ा हो 12th में, और 12th में नहीं पढ़ा तो फाउंडेशन पढ़ाई होगा। प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि शेयर फोरफिट करना मेरा धंधा नहीं है। मैंने मान लो आपको शेयर अलॉट किए, मैं कंपनी हूं, ये मेरी शेयर होल्डर है, इनको मैंने 70 रुपए वाले मतलब 100 वाले शेयर इशू किए, 100 वाले शेयर इशू किए, इनसे मुझे 70 भी मिला है, 30 अभी मैंने मांगा ही नहीं था। अब मैंने बचा हुआ 30 मांगा, कॉल्ड अप किया, पर इन्होंने पे नहीं किया, तो मैंने इनका शेयर जब्त कर लिया। तो कितना रुपया जब्त हो गया मेरे पास इनका? जो 70 रुपये मैंने जब्त किया है, अब मुझे इनको 70 रुपये, ये मेरी अब शेयर होल्डर नहीं रही।
अब ये मेरी शेयर केबल भी नहीं रही, तो 70 मुझे इनको वापस करने की जरूरत भी, तो 70 जो मैंने हजम कर लिया, जब्त कर लिया, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है? ये वैसे इसको रीइश्यू पे होता है, पर जो 70 रुपये प्रॉफिट हुआ है ये क्या है? कौन सा प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट? वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो वो आता है, ये है कैपिटल रिजर्व। दूसरा होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको आप बोलते हैं ना बेटा CRR। ये समझाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप फाउंडेशन में पढ़ के आए होंगे CRR। मुझे इतना मानने का हक तो है कि आपने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, पास नहीं हुए तो क्या हुआ, पढ़ा हुआ तो है ना। इतना मांगने का हक तो इंटर के टीचर को होना ही चाहिए कि आपने पढ़ा हुआ है। CRR कब बनता है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के वक्त CRR बनता है। तो ये क्या होता है? CRR। ये मैं समझा नहीं रहा हूं, इसको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो अभी आप छोड़ देना, क्योंकि वो एक पूरा इतिहास है। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी मेरे कंपनी के लिए प्रॉफिट है। 100 का शेयर मैंने 150 में इशू किया, मैंने आपसे लिए 150 पर शेयर दिया 100 रुपए का, तो आपसे जो 50 रुपए ऑन मनी ली वो मेरा प्रॉफिट है। मैं आपसे लिया कितना? 150 पर आपकी कैपिटल अकाउंट में डालूंगा 100, डिविडेंड दूंगा 100 पर, और फ्यूचर में रिफंड भी करूंगा 100, तो 50 रुपए जो मैंने आपसे लिया वो मेरा क्या है? प्रॉफिट। हाँ, पेड अप, जब कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पर, मतलब वही 50 रुपए क्या है? मोर देन फेस वैल्यू। तो 50 रुपए जो मुझे मिला है ये मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। कंपनी के लिए क्या है? उसको बोलते हैं। अब वो प्रॉफिट किस नेचर का है? रेवेन्यू या कैपिटल? कौन से नेचर का है? रेवेन्यू या कैपिटल? कौन से नेचर का है? रेवेन्यू तो हो नहीं सकता। रेवेन्यू प्रॉफिट तो वो होता है जो कंपनी अपने बिजनेस से कमाती है। तो ये प्रॉफिट कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो फिर तो जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। लेकिन सेक्शन 52 काहे के लिए है? सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए है। सेक्शन 52 तो पढ़ा होगा ना फाउंडेशन में। किसके लिए? सिक्योरिटी। वो कहता है कि इस कैपिटल प्रॉफिट को कहां लाओ? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लाओ। इसलिए वो प्रीमियम वाला कैपिटल प्रॉफिट लाना पड़ता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो ये भी कैपिटल प्रॉफिट है, ये भी कैपिटल नेचर का है। ये जा सकता था कैपिटल रिजर्व में, पर सेक्शन 52 कहता है कि उसको वहां मत ले जाओ, बल्कि कहां लाओ? एक अलग अकाउंट में रखो। कौन सा अकाउंट? और इसके 5 यूजेस रिस्ट्रिक्ट कर दिए। इससे 5 तरह की चीजें आप यूज 5 जगह इसको यूज कर सकते हो। तो चूंकि इसको सेक्शन 52 गवर्न करता है, पर इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है, तो आप दोनों अकाउंट को मर्ज कर सकते हो क्या? इसके लिए सेक्शन 52 है, इसके लिए नहीं है, तो दोनों को अलग अलग रखना। इसके यूजेस अलग हैं, इसके यूजेस अलग हैं, तो हम वहां कैसे मर्ज कर सकते हैं? इसलिए दोनों को अलग रखते हैं। यह है सिक्योरिटी प्रीमियम। एक होता है जनरल रिजर्व, और मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, कुछ खास खास चीजें बता रहा हूं। P&L अप्रोप्रिएशन, जनरल रिजर्व और P&L अप्रोप्रिएशन। जनरल रिजर्व और P&L अप्रोप्रिएशन। क्या आप जानते हैं रिगार्डिंग जनरल रिजर्व? रिगार्डिंग जनरल रिजर्व जानते हैं? हाँ, होता क्या है ये तो आप यूज बता रहे हो। अंशल सिकरवार, आप बोल रहे हैं यस, बोलो बेटा, आप लिख सकते हो। मैं बताऊंगा ना, गलत लिखो तो क्या होगा? जितना जानते हो ठीक है ना, आप स्टूडेंट हो, सब जानते होते तो फिर यहाँ क्यों होते? आधा अधूरा ज्ञान होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको सब पता होता तो फिर यहाँ नहीं होते बेटा, आप तो मेरी सीट पे होते। फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए सेविंग करके रखते हैं, यस।
सर कंपनी प्रॉफिट से बनाया जाता है, कंपनी के प्रॉफिट से बनाया जाता है। अंश राजपूत सही है। रेवेन्यू रिजर्व फॉर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व फॉर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं। देखिए ठीक है, आप कुछ कुछ सही बोल रहे हो। ऑनलाइन से, ऑफलाइन से कोई बोलना चाहता है? ठीक है, अप्रोप्रिएट सही है, ऑलमोस्ट सही है कि कंपनी फ्यूचर के एंटीसिपेट, जो फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड, वो लॉसेस को कवर अप करने के लिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट बचा के रखती है एज ए रिजर्व। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है और कंपनी में क्या होता है। जैसे बेटा आप मान लो नौकरी करते हो और आपकी सैलरी है 30,000 रुपये महीना। क्या करोगे? 30,000 रुपये जो महीना मिलेगा वो पूरा 30,000 खर्च कर दोगे या कुछ बचा के रखोगे? 30,000 पूरा खर्च कर दोगे या कुछ बचा के रखोगे? कम से कम महीने का, भले आप बहुत खर्चीले हो तो भी आप 25,000 से ऊपर खर्च 500 बचा के रखोगे आप। और ज्यादा समझदार हो तो 30 में से 20 खर्च करोगे, 10 बचाओगे। और कंजूस हो तो 15 खर्च करोगे, 15 बचाओगे। अपने हिंदुस्तान में यही होता है, आधा कमाते हैं, आधा बचाते हैं, आधा खर्च करते हैं। और यूएस वाले और फॉरेन के लोग ऑलमोस्ट खर्च करते, बचाते कम है। इसीलिए कोविड के वक्त हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल थे, वहाँ दिक्कतें ज़्यादा थी। उनके लिए था, वहाँ सुनाव का विद्रोह हो गया, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं कि हम घर में खाएं क्या। हमारे यहाँ तो कोविड चला ज़्यादा खाया, सही बात है, बिल्कुल ज़्यादा खाया। और ज़्यादा खाया और ज़्यादा बनाना भी सीख गए। जिन जिनको कुकिंग नहीं आती थी, मैं भी कुकिंग, मतलब मेरा तो हॉबी है थोड़ी बहुत, पर मैं भी कुकिंग सीख गया। क्या करो फालतू घर में बैठे बैठे, चलो आज ये बनाते, चलो ये बनाते, चलो ये रेसिपी है। तो अब जो बेटा हमने 30,000 कमाया, पर क्या 10,000 उसमें से हमने अलग रख दिया कि 10,000 को हम टच नहीं करेंगे, उसको अलग बैंक खाते में डाल दिया। और 20,000 अलग रख लिया जहां से हम खर्चा करते रहेंगे, एटीएम एटीएम, और 10,000 ऐसे खाते में डाल दिया, अलग खाते में डाल दिया 10,000, जिसको हम एटीएम से भी निकाल नहीं पाए। तो 10,000 जो सेविंग हो रही है वो हो रही है फॉर फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज, फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ एंड फ्यूचर कॉन्टिजेंसी। और वो 10,000 जो बचा रहे ना अलग खाते में, उसको हम टच भी नहीं करेंगे ऑर्डिनरी कोर्स में। इमरजेंसी में ठीक है, मान लो घर में कोई बीमार हो गया और सर्जरी करवानी है, फंड कम पड़ रहे, तो हम क्या करेंगे? यूज कर लेंगे, मतलब हमने इमरजेंसी में यूज कर लेंगे। या मान लो हमको कभी अचानक गाड़ी खरीदनी पड़ी, 2 व्हीलर खरीदना पड़ा, हमारी पुरानी गाड़ी चोरी होगी, नहीं खरीदनी है, तो क्या करना है? उससे हम ग्रोथ के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर डेवलपमेंट एंड फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए हमने जो 10,000 बचाया वो एक तरह से रिजर्व है। तो कंपनी भी क्या करती है बेटा, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मैं यदि कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, आप शेयर होल्डर हैं, यदि मैं आपके साथ सही करना चाहूं तो मैं, कंपनी ने मान लो 3 लाख कमाया ना, मैं 3 लाख में से 1 लाख रिजर्व में पटक दूंगा और 2 लाख का डिविडेंड बांटूंगा मैक्सिमम आपको। 3 लाख प्रॉफिट कमाया मैंने, प्रॉफिट आप ही लोगों का है, डिविडेंड बांटना है मुझे, पर मैं 3 लाख में से डिविडेंड कितने का बांटूंगा? 2 लाख का ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 1 लाख का रखूंगा जनरल रिजर्व में। क्यों? फ्यूचर में कंपनी को जमीन खरीदनी है, गाड़ियां खरीदनी है, बिल्डिंग बनवानी है, तो लोन ना लेना पड़े, इस सेविंग से कंपनी अपनी ग्रोथ कर पाए। या फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए, आप एक ही चीज बोलते हो लॉस लॉस, ठीक है वो भी सही है, फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए तो लॉस कहां से सेटअप कर ले? मान लो एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसको क्लेम देना है, कॉम्पनसेशन देना है, कहां से दें? हम वो जो फंड बचा हुआ है, जो हम सेविंग करके रखे हैं प्रॉफिट से, उसमें से दे देंगे, तो कंपनी की हालत डगमगाएगी नहीं। तो कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा कुछ सेविंग में डाल देती है, जो ये तय करता है कि वो अभी खर्च नहीं किया जाएगा। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, 3 लाख में से मैंने 1 लाख कहां पटक दिया? जनरल रिजर्व में। पीएनएल से निकाल कर कहां रख दिया? कंपनी ने 3 लाख कमाया, 3 लाख कहां पड़ा है? पीएनएल में। 3 लाख से पीएनएल से निकाल कर कहां डाल दिया? जनरल। अब 1 लाख पड़ा है जनरल रिजर्व में। अब कंपनी डिविडेंड किससे बांट पाएगी? 2 लाख से। आज चलो मैं चला गया कंपनी छोड़कर, मैं कंपनी से रिजाइन कर गया, पर मैं आपका भला करके गया, अगला डायरेक्टर आया कोई और, वो कितना डिविडेंड बांट पाएगा? 2 लाख या 3 लाख?
2 लाख से ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांट पाएगा, 2 लाख से ज़्यादा खर्च 1 लाख को तो टच ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो कहाँ पड़ा है। तो जनरल रिजर्व से प्रॉफिट को यूज करना ऑर्डिनरी केस में अलाउड, उसके कुछ रूल हम बाद में पढ़ेंगे। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट का वो हिस्सा जो फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए अलग रख दिया गया है। तो प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए। तो प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर कॉन्टिजेंसी, उसको क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। इसके कई आप इससे मशीन भी खरीद सकते हो, इससे लॉस भी सेटअप कर सकते हो, इसके किसी स्पेशल केस में बताऊंगा डिविडेंड भी बांट सकते हो, पर ऑर्डिनरी केस में नहीं। तो इसके कई सारे यूजेस होते हैं, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। लास्ट P&L अप्रोवेशन, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो कहां पड़ा रहेगा, P&L अप्रोवेशन में। बेटा प्रोप्राइटी में आप प्रॉफिट को कहां बेच देते थे, प्रोप्राइटी में प्रॉफिट को कहां बेचते थे आप, कैपिटल अकाउंट में, वो कैपिटल में जोड़ते थे। लेकिन कंपनी में कैपिटल तो अलग ही पड़ी रहेगी, इस कैपिटल में प्रॉफिट नहीं जोड़ते, तो फिर प्रॉफिट कहां पड़ा रहेगा, P&L में। पार्टनरशिप में प्रॉफिट आप कहां बेचते थे, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की कैपिटल में जोड़ते थे, पर यहां आप प्रॉफिट को शेयर कैपिटल में जोड़ नहीं सकते, इसलिए उसको कहां रखना पड़ता है, P&L अप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, या रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं इसको, रिटेन मतलब रख ली गई, रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये है कुछ आइटम ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ये है आइटम ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है।